क्लास 11th लेक्चर 1 न्यू चैप्टर आज स्टार्ट होगा। चैप्टर 14 है एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर 14, ठीक है, जिसका नाम है मैथमेटिकल रीजनिंग। चैप्टर का नाम क्या हो गया? मैथमेटिकल रीजनिंग। मैथमेटिकल रीजनिंग में कोई थ्योरेटिकल क्लास नहीं है, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को देखना है। रीजनिंग है, रीजनिंग कहने का ही मीनिंग है, नाम क्या है? मैथमेटिकल रीजनिंग, अर्थात मैथमेटिक्स पे आधारित रीजनिंग है। दे इसी को क्वेश्चन जैसा जैसा कहे उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो मैथमेटिकल रीजनिंग में चलते हैं। पहला एक्सरसाइज 14.1। पहला क्वेश्चन लिखेंगे, विच ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस आर स्टेटमेंट्स गिव रीजन देखिए, एक क्वेश्चन को समझना है, बाकी क्वेश्चन सभी बनते जाएगा। क्वेश्चन कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस आर स्टेटमेंट्स। दिया हुआ जितने भी स्टेटमेंट है और सेंटेंस है उसको ध्यान से पढ़ना है और गिव रीजन योर आंसर, और इसका रीजन देकर आंसर बताना है। रीजन देना है, नहीं बिना रीजन के आंसर नहीं देना है। रीजन देना है कि यह क्यों, किस कारण से हुआ, और उसका आंसर देना है। गिव रीजन योर आंसर, रीजन देकर ही अपना आंसर देना है। पहला बोल रहा है क्वेश्चन, देयर आर 35 डेज इन ए मंथ। क्या 1 मंथ में 35 डेज होता है? तो यह तो आप 1 क्लास के भी स्टूडेंट से पूछेंगे तो कह देगा नहीं, 1 मंथ में 35 डेज नहीं होता है, क्योंकि एक 1 मंथ में हाईएस्ट डेज की संख्या 31 होता है। हाईएस्ट डेज 31 और लोवेस्ट डेज 28, इसलिए यह 35 डेज कहना क्या हुआ? गलत हुआ। इसलिए कहेंगे इसी को लैंग्वेज में लिख देना है, योर आंसर। बात तो समझ गए कि यह रॉन्ग कैसे हुआ? तो देयर आर 35 डेज नहीं, हाईएस्ट माने मैक्सिमम डेज जो होता है वह कितना? 31 ही होता है, लेकिन यहाँ पर तो दिया है 35। तो इसका पहला का आंसर लिखना है, सॉल्यूशन दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट कहें या रॉन्ग कहें? दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट। क्यों इनकरेक्ट? तो बता दिए, यह आंसर हो गया, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है गिव रीजन फॉर योर आंसर। अब हम इनकरेक्ट बोले, क्यों बोले, इसका रीजन देना है। तो अब रीजन देंगे, बिकॉज द maximum number of days in a month is 31। क्या कहें? बिकॉज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज इन ए मंथ, 1 मंथ में मैक्सिमम डेजों की संख्या 31 होती है, यहाँ पर 35 दे रहा है, इसलिए यह गलत हो गया। तब कहेंगे हेंस इट इज ए स्टेटमेंट, और यही हमारा क्या है? स्टेटमेंट है आंसर।
हैंस इट इज ए स्टेटमेंट, यही हमारा स्टेटमेंट है। अब इसका बताएं तो आप लोग सोचकर। अब इसका आंसर हम दे आप लोग देंगे। अगला मैथ रीजनिंग पूछ रहा है कि मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट, क्या मैथमेटिक्स डिफिकल्ट होते हैं? आप लोग ही बताएं। तो देखिए, मैथमेटिक्स को जो स्टूडेंट मैथमेटिक्स को अच्छे से पढ़ते जा रहा है, रिवीजन करते जा रहा है, उसके लिए मैथमेटिक्स इज नॉट डिफिकल्ट। और जो मैथमेटिक्स से डरता है उसके लिए मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट। इसमें दोनों कंडीशन है, यस भी है, नो भी है। इस क्वेश्चन का मीनिंग दोनों सेंटेंस हो गया। मैथमेटिक्स जो है डिफिकल्ट भी है और मैथमेटिक्स जो है इजी भी है। तो इजी किसके लिए है? तो जो इसका रिवीजन करेगा, पढ़ेगा, लेक्चर लाइन बाय लाइन करते आएगा। जैसे अब तक 13 चैप्टर समाप्त हो चुका। 13 चैप्टर में आप लोगों को कितने चैप्टर याद हैं वो आप लोग पर डिपेंड है। इसीलिए आप खुद से कमेंट करके बताएंगे कि आप लोग के लिए मैथमेटिक्स जो है डिफिकल्ट है या इजी है। ये मजाक नहीं कर रहे हैं, सच बोल रहे हैं, ठीक है। यूट्यूब पे कमेंट करके बोलेंगे इसका आंसर सेकंड के कि मैथमेटिक्स जो है डिफिकल्ट है या नॉट डिफिकल्ट। ये आप लोग को होमवर्क है, इसका जवाब देना है। ऐसे इसका सॉल्यूशन हम बता रहे हैं, फिर भी आपको इसका आंसर खुद से देना है। तो यह दोनों केस के लिए हुआ। किसी किसी के लिए क्या हुआ, डिफिकल्ट भी हुआ, किसी किसी के लिए यह मैथमेटिक्स क्या हुआ, इजी भी हुआ। तो कह सकते हैं दिस सेंटेंस इज subjective in the sense that for some people mathematics can be easy and for some other it can be difficult। क्या हुआ, जो इसका रिवीजन करेगा, पढ़ेगा, उसके लिए मैथमेटिक्स क्या हुआ, इजी हुआ। और जो इसको छोड़ देगा उसके लिए क्या हुआ, डिफिकल्ट हुआ। तीसरा नंबर लिखना है, द सम ऑफ 5 and 7 द सम ऑफ 5 and 7 इज ग्रेटर देन 10। क्या 5 और 7 का जो सम होगा वह 10 से बड़ा होगा? तो हाँ, 7 और 5 को जोड़ेंगे तो 12 होगा, 12। और 12 क्या हुआ, 12 ग्रेटर देन 10 हुआ। इसलिए कहेंगे द सम ऑफ 5 and 7 इज 12। 5 और 7 का सम जो हुआ वह 12 हुआ, विच इज ग्रेटर देन 10, जो कि क्या है, 10 से बड़ा है। इसलिए दिस सेंटेंस इज ऑलवेज करेक्ट। इसलिए जो हमारा यह सेंटेंस है वह क्या होगा, ऑलवेज करेक्ट होगा।
पहला का सेंटेंस क्या हुआ, रॉन्ग हुआ। सेकेंड का आपको बताना है कि सेकेंड का करेक्ट हुआ या रॉन्ग हुआ, हमको नहीं पता। मेरे समझ से डिफिकल्ट नहीं है। मेरे समझ से मैथमेटिक्स इज नॉट डिफिकल्ट, बट आपको बताना है यूट्यूब पे कमेंट करके कि मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट या नॉट डिफिकल्ट। द स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज इवन नंबर। क्या स्क्वायर किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो वह ऑलवेज इवन होगा? नहीं, ऑड भी हो सकता है। 5 का स्क्वायर करेंगे 25, ऑड हो गया। 11 का स्क्वायर किए 121, वो भी ऑड हो जाएगा। तो यह ऑलवेज इवन नहीं होता है। तो इसी को लिख देना है, दिस सेंटेंस is sometimes correct and sometimes incorrect। क्या लिखा गया? दिस सेंटेंस इज समटाइम करेक्ट भी होगा एंड इनकरेक्ट भी होगा। जब भी किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं, जैसे 2 का स्क्वायर किए तो 4, यह इवन आया। 3 का स्क्वायर किए 9, यह ऑड आ गया। तो यह इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है इसका। इसलिए यह कह सकते हैं कि यह सेंटेंस जो है ऑलवेज इवन भी हो सकता है और ऑलवेज क्या हो सकता है, मैंने इनकरेक्ट भी हो सकता है, मैंने ऑड में भी आ सकता है। जैसे एग्जाम्पल में 2 का स्क्वायर 4 इवन एंड 3 का स्क्वायर 9 ऑड। इस प्रकार से जितने भी रीजनिंग है सभी को सॉल्व करते जाना है, ठीक है। डाउट होगा तो क्लियर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव 3 examples of sentence which are not a statement give reasons सेकेंड नंबर क्वेश्चन को पहले समझना है, समझे तो क्या लिखा गया है। क्वेश्चन समझ लिए? बोल रहा है गिव 3 एग्जाम्पल, इसमें हमको 3 एग्जाम्पल देना है। गिव 3 एग्जाम्पल ऑफ सेंटेंस विच आर नॉट स्टेटमेंट्स।
गिव रीजन फॉर द आंसर, रीजन देना है 3 एग्जाम्पल का सेंटेंस का जो कि मैथमेटिक्स रीजनिंग पे हो। The 3 examples of sentence which are not a statement are as follows। क्या लिखा गया? The 3 examples of sentence which are not statements are as follows। पहला ले लेते हैं दी, he is a teacher। He is a teacher। क्या वह टीचर है? तो इसमें क्या स्टेटमेंट सही है या रॉन्ग है? रॉन्ग हुआ, चूंकि ही जो है कहेंगे इट इज नॉट एविडेंट फ्रॉम द सेंटेंस एज टू होम। ही जो है एच ही लिया गया, ही इज referred to, इसलिए therefore it is not a statement। इसका यह स्टेटमेंट नहीं होगा, यह स्टेटमेंट जो है वह क्या हो गया? रॉन्ग। सेकेंड सेम स्टेटमेंट लेते हैं, मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट। क्या मैथमेटिक्स डिफिकल्ट है? इसका जवाब देंगे आप लोग कमेंट करके, तो कहेंगे दिस इज नॉट ए स्टेटमेंट बिकॉज फॉर सम पीपुल mathematics can be easy and for some others it can be difficult। क्या लिखा गया? मैथमेटिक्स को छोड़कर बाकी ऑल सब्जेक्ट जो है वह क्या है? डिफिकल्ट है। यही है मैथमेटिक्स रीजनिंग, सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज लिखना है। तीसरा एक और एग्जांपल देना है, वेयर इज Where is she going? This is a question which also
constancy and it is not evident as to who she is, hence it is not a statement. Hence it is not a statement, या स्टेटमेंट इसका नहीं होगा। चलिए इसके आगे मैथमेटिक्स रीजनिंग बनाएंगे। एक से 2 क्लास चलेगा मैथमेटिक्स रीजनिंग का, पूरा नहीं चलाएंगे, ऑल खुद से बनाएंगे। इसके बाद जब मैथमेटिक्स रीजनिंग समाप्त होगा उसके आगे आ जाएगा स्टैटिस्टिक्स। उसके आगे क्या होगा? स्टैटिस्टिक्स। अब बचा स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, यही तो बचा, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। चलिए यहाँ तक कंप्लीट करें। 11th का सिलेबस लगभग कंप्लीट होने वाला है। और हाँ, 12th का जो स्टार्ट होने वाला है, बताए हैं या नहीं, 5 फरवरी 2024 से आपका 12th का न्यू बैच स्टार्ट होने जा रहा है। यह बैच लाइव क्लासेस चलेगी, ठीक है। तो 12th क्लास करना हो यदि एम कुमार मैथमेटिक्स क्लासेस के साथ, तो इस नंबर पे संपर्क करके ऐड हो जाएंगे। यह क्लासेस आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। यूट्यूब पे जितना देना था सिर्फ और सिर्फ सिलेबस को कंप्लीट करा रहे हैं। अब यूट्यूब का क्लास ऑफ होने वाली है, ठीक है। अब यूट्यूब पे क्लास ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, ओनली फॉर जनवरी भर ही यूट्यूब पे क्लास चलेगा। 12th क्लास समाप्त होने वाला है, 10 लेक्चर में 12th क्लास समाप्त हो जाएगा और इसको भी 15 लेक्चर में समाप्त कर देंगे। उसके बाद आपका फरवरी में 5 दिन की छुट्टी रहेगी, 1 से 5 फरवरी, और 5 फरवरी से जो है आपका 12th का क्लास स्टार्ट हो रहा है एम कुमार मैथमेटिक्स क्लासेस पे। जिसको भी 12th क्लास करने की इच्छा हो वो इस नंबर से संपर्क करेंगे और ऐड हो जाएंगे, क्योंकि 5 फरवरी को स्टार्ट कर देंगे और उसमें डेमो नहीं, 5 फरवरी का सिलेबस समझाना है। सिलेबस से स्टार्ट करते हैं, 6 फरवरी को कोई एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक कंप्लीट करें तो